तो गाइस कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का भूगोल का अध्याय 6 जो कि है आपका विनिर्माण उद्योग। आज जो है हम इस चैप्टर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। और गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपकी स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ ही जो है मैं अपलोड करता हूँ। तो आइए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है हमें उद्योगों के बारे में जानने को मिलेगा कि कैसे कैसे उद्योग बनते हैं और इसमें क्या क्या उद्योगों में हमें कितना मुनाफा होता है, कितना हमें घाटा होता है और कितनी तरह के उद्योग होते हैं। सब कुछ जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं। तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। यानी किसी कच्चे पदार्थ को, छोटी पदार्थ को, उसको मूल्यवान वस्तु में हम परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मान लो कि लोहे से हमने कार बना दी, मूल्यवान हो गई। तो कुछ भी छोटी सी चीज़ को हम जो है बड़ा कर देते हैं या उसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली बना देते हैं, उसे ही हम वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या आप जानते हैं, कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात और लोहा अयस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। यानी जैसा अभी आप इन उदाहरणों में देख रहे हो कि जो लकड़ी से कागज़ बनता है, अब कागज़ मूल्यवान वस्तु है, तो इस तरह से जो है सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। यानी कुछ कपड़े ऐसे बनते हैं जिनके रेशे कामधेनु उद्योग में, यानी वो प्राकृतिक रूप से हमें नहीं मिलते, उन्हें जो है उद्योगों में बनाया जाता है। उसके बाद आगे द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योग में लोग लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी जो द्वितीय कार्यों में लगे होते हैं, जैसा कि हमारे किसी को भी जो है मदद करना, जैसा कि हमारे जो बेकरी होती हैं, कपड़ा उद्योग होते हैं और स्टील, कार उद्योग होते हैं, जो भी हमारे उद्योग हैं और जो भी श्रमिक हैं वो द्वितीय कार्यों के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। यानी द्वितीय क्रिया हमारी वही होती है जो हमारे उद्योग होते हैं, तो उनके बारे में जो है इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। तो किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। यानी जितना उसमें उद्योग अच्छे होंगे, जितना उसमें उद्योगों का निर्माण अच्छा होगा, उतने ही देश जो है आर्थिक उन्नति करेगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो विनिर्माण का महत्व, यानी विनिर्माण जो है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ज़रूरी है। तो विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, क्योंकि यानी जो हमारे विनिर्माण उद्योग हैं वो बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। और क्यों हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो आइए उनको पढ़ते हैं कि आखिर क्यों ज़रूरी हैं विनिर्माण उद्योग हमारे लिए। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। तो विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, यानी कृषि को ना ही कि ये बढ़ाते हैं, वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। यानी अगर ये उद्योग नहीं होंगे, जो कि प्रथम क्षेत्र के हैं, अगर ये उद्योग नहीं होंगे, हमें जो है सब कुछ जो है हमारा डिपेंड हो जाएगा कृषि पर। कृषि पर जो है हम पूरी तरह से डिपेंड होंगे, लेकिन जो हमारे उद्योग होते हैं वो हमें पूरी तरह से कृषि पर डिपेंड नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से हमें रोजगार भी मिल जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तो देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। यानी देश में जो है हमारे में बहुत ज़्यादा विकास नहीं है, और जो हमारी बेरोज़गारी है वो, और जो गरीबी है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है। यानी इन उद्योगों की वजह से जो है हमारे जो असमानता है हमारे क्षेत्रों में, उनको कम किया जाता है। एक उद्योग में सभी लोग जो है एक साथ काम करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक बंदे को जो है वो ज़्यादा मान्यता दी जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर उसने ज़्यादा एजुकेटेड है कोई बंदा, तभी जो है उसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। अब कोई कम एजुकेटेड है तो उसे कम दी जाएंगी, तो जाहिर सी बात है। लेकिन किसी के साथ भी जो है वो उसकी जाति है या फिर उसके धार्मिक असमानता, जो भी क्षेत्रीय समानता होती है, उनके भेदभाव उससे नहीं किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। यानी वही देश विकसित हैं जहाँ पर कोई भी छोटी चीज़ को, कच्चे माल को
कोई भी महंगी चीज़ में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, वही देश जो है वो विकसित कहलाता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे से के पूरक हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। यानी कृषि जो है वो फैक्ट्री से कहीं कुछ सामान देती है और उसके बाद फैक्ट्री जो है वो कृषि को कुछ सामान देती है, तो एक दूसरे को जो है डिपेंड नहीं है, ये एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, यह बात आपको याद रखनी है। उसके बाद उदाहरणतः भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है, यानी जो भारत में उद्योग है उन्होंने क्या किया कि कृषि की पैदावार बढ़े, इसलिए जो है किसानों को भी प्रोत्साहित किया। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। यानी अब यहाँ पर समझो एग्जाम्पल दिया है आपको कि जो उद्योग है हमारे वो किस पर डिपेंड है, उद्योग हमारे कृषि पर डिपेंड है। कृषि से जो भी कच्चा माल आएगा, चाहे वो आपकी खाने की चीज़ें हैं, उनको जो है फूड फैक्ट्री में जाती हैं, वहाँ से कुछ और सामान बनता है, ब्रेड बनता है, कुछ भी बनता है। उसके बाद कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं जो कृषि के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि आपकी सिंचाई मशीनें हो गई, पंप हो गई और आपके ट्रैक्टर वगैरह हो गई, ये भी तो कंपनियों में बनाए जाते हैं इस तरह से। उसके बाद इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है, यानी जो हमारी उत्पादन प्रक्रिया है वो भी जो है इससे ठीक हो गई और हमारे कृषि उत्पादन भी बढ़ा। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ही हों, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। यानी हमें जो है अपनी जो भी हम वस्तु बनाते हैं उसकी क्वालिटी को सुधारना होगा। अगर किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी होगी तब जो है हम इंटरनेशनली उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, यानी जो हमारी इकोनॉमी है उसमें उद्योग किस तरह से जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। यानी हमारी जो इकोनॉमी है जिसमें जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है वो 27% है, ठीक है। उसमें से 17% तो जो है हमारे उद्योग यूज़ कर रहे हैं, यानी उद्योग जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो 10% है वो क्या हो रहा है, जो हमारे खनिज है, हमारे गैस हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी वजह से 10% जो है वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का जो योगदान है वो रहा है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। यानी जो हमारा इकोनॉमी का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें जो है धीरे धीरे हर साल जो है 7% की जो है वो वृद्धि हो रही है। और जो पूर्वी एशियाई देश हैं जो उनमें जो है वो 25 से 30% जो है वो सकल घरेलू उत्पाद विनिर्माण उद्योग का योगदान रहता है, ठीक है, देश की इकोनॉमी में। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्रों का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। यानी जो भी हम चाहते हैं कि सब कुछ जो है बराबर आ जाए, यानी जैसा पूर्वी एशियाई देशों में 25 से 35% जो है वो उद्योग संभाल रहे हैं इकोनॉमी को, वैसा ही हमारे देश में भी हो। और जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उन्होंने जो है ये अनुमान लगाया है कि 1 दशक के अंदर यानी 10 सालों में, अगले 10 सालों में ऐसा हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई है, ताकि हमारी इकोनॉमी में जो है उद्योगों की जो सकल घरेलू उत्पाद की परसेंटेज है उसको बढ़ाया जा सके। उसके बाद आगे पढ़ते हैं जो कि हमारी औद्योगिक अवस्थिति के बारे में। तो उद्योगों की स्थापना संभवतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। यानी अगर हमें कोई उद्योग खोलना है तो हमें उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें कच्चा माल मिलेगा कि नहीं, उसके बाद हमारे जो बाज़ार में उसकी कितनी मांग है, जो भी हम बनाने वाले हैं अगर बाज़ार में उसकी मांग नहीं है, कोई इसे खरीदेगा ही नहीं तो हम क्यों बनाएंगे, इसलिए। उसके बाद श्रमिक कितने वहाँ पर महंगे हैं, उसके बाद कितना जो है हमें पूंजी लगानी पड़ेगी, खर्च करना पड़ेगा। और जो हमारे साधन हैं यानी यहाँ से वहाँ तक कैसे ले जाएं ट्रांसपोर्ट करके, वो सब।
फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ ये कारक उपलब्ध हों अथवा जहाँ इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। अब हर जगह पर ये ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें मौजूद हों, हर जगह पर अच्छे श्रमिक भी हों और कच्चे माल की भी उपलब्धता हो, लोग भी खरीदते हो, ऐसा हर जगह ज़रूरी नहीं है। और इसलिए जो है अधिकतर चीज़ें जहाँ पर मौजूद होती हैं वहीं पर लोग जो है उद्योगों की स्थापना करते हैं। उसके बाद औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उसके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि जहाँ उद्योग खुल गया उसी के आसपास पूरा नगर बस जाता है, वहीं पर लोग रहने लगते हैं। अब एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो मान लो कि आपके घर से कोई बंदा गया, ठीक है, कोई फैक्ट्री में काम करने। अब आपके घर से बहुत दूर है, आपका घर यहाँ पे, अब ये बहुत दूर है, तो वो बंदा क्या करेगा, यहीं पे जो है कुछ घर बनवा लेगा या फिर कुछ भी करेगा ताकि वो जल्दी से जल्दी फैक्ट्री में रहे। अब इतना किराया थोड़ी खर्च करेगा डेली, या फिर वहीं पे आसपास कोई कमरा किराए पे ले लेगा। तो इस तरह से जो है बसावट वहाँ पर फैल जाएगी और नगरीकरण वहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आगे पढ़ें तो नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। यानी अब कई बार क्या होता है कि जो उद्योग होते हैं वो अलग जगह पर नहीं खुलते, वो जो है किसी नगर के पास ही खुल जाते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि उन्हें बैंकिंग भी वहीं मिल जाती है। अगर किसी बड़े शहर के पास उद्योग खुल गया तो पास ही उसके बैंकिंग हो गई, पास में ही बाजार हो गया। परिवहन भी सस्ता होगा उसके लिए क्योंकि ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाना पड़ेगा, इसलिए बाजारों के पास भी कई बार उद्योग खुल जाते हैं। नगर केंद्र द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूह बचत एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है। अब जब नगरों के पास खुलते हैं तो अब जैसे वहाँ पर एक कंपनी आई, उसको मुनाफा हुआ, तो उसे देखकर दूसरे उद्योग भी आएंगे, दूसरी कंपनियाँ भी वहाँ पर आएंगी और इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, समूहन बचत। इसी चीज़ को जो है वो समूहन बचत कहा जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, ये भी जो भी नाम आते हैं आप उन्हें याद कर लिया कीजिए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता व चेन्नई आदि। परिणामस्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड से घिरे थे। यानी पहले जो था, आज़ादी से पहले कुछ ही राज्यों में जो था वो उद्योग थे, और वो भी इसलिए थे ताकि विदेशों का जो भी माल आए उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, इसलिए। और जो बड़े बड़े हमारे राज्य थे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन्हीं में जो थे उद्योग थे, क्योंकि कुछ ये जो थे समुद्र के किनारे भी थे, समुद्र से पहले माल भेजा जाता था, इसलिए। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे उद्योग बाजार संबंध, यानी उद्योगों और बाजारों में संबंध क्या है। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इसको आप समझ लेना। तो हम रीड करते हैं डायरेक्ट। तो किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। यानी जरूरी नहीं कि बाजार पास है और सब कुछ पास है तो भाई वहीं उद्योग डाल दो, वहाँ पर जो है श्रमिक भी देखने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है वहाँ पे लोग अमीर है तो तुम क्या करो, वहीं उद्योग डाल दो। कोई आएगा तुम्हारे यहाँ श्रमिक बनने, कोई मजदूरी करने नहीं आएगा, तो जगह भी ढूंढनी पड़ती है, देख के फैक्ट्री खोलनी पड़ती है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे उद्योगों की आदर्श अवस्थिति। तो उद्योगों की आदर्श अवस्थिति जो है यहाँ पर दी गई है कि कहाँ कहाँ पर जो है हमारे उद्योग खुलते हैं। ये भी बहुत ईजी है, इसके वैसे कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योग, यानी जो ऐसे उद्योग जो कृषि पर आधारित हैं। तो सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। यानी ऐसे उद्योग जो कृषि पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि किसी को रेशम चाहिए, पटसन चाहिए, ऊनी वस्त्र चाहिए, ठीक है, तो ऊन चाहिए, उसके बाद फैक्ट्री तो उससे वस्त्र बनाएगी। तो सब कुछ जो है वो किस पर डिपेंड होता है, कृषि पर। ऐसे कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें हमारी कैटेगरीज भी होती हैं, कुछ होती हैं वस्त्र उद्योग। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादन तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। यानी वस्त्र उद्योग जो है वो कृषि पर डिपेंड होता है, लेकिन उसे जो है किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिकना ही बिकना है क्योंकि लोगों को तो कपड़े चाहिए ही चाहिए। उसके बाद
वस्त्र उद्योग की भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे हमारे सूती वस्त्र उद्योग। अब सूती कपड़े, तो प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। यानी जो हमारे चरखे चलते थे पहले, उनसे सूती वस्त्र को जो है वो बनाया जाता था। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा और 18वीं शताब्दी के बाद जो है इलेक्ट्रिकल जो हमारे हथकरघे थे वो आ गए। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों का बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। हमारे पास मशीनें नहीं थी और जो मशीन बनाती थी वो बहुत बारीक होते थे, तो इसलिए लोगों को वो देखने में अच्छे लगते थे और इसलिए लोग उन सूती वस्त्रों को ज़्यादा खरीदते थे और हमारे देश के जो कपड़े थे वो नहीं चल पाते थे। उसके बाद यहाँ पर जो है रेशा उत्पादन, धुनाई, कताई, उसके बाद बुनाई होती है, उसके बाद रंगाई होती है और उसके बाद वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इतनी सब चीज़ें होती हैं धागे के साथ, उसके बाद वस्त्र हमारा बनता है। उसके बाद पढ़ते हैं आगे। तो आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। यानी कुछ वर्षों में, शुरुआती वर्षों में जो सूती वस्त्र उद्योग थे, जो सूती कपड़ा बनाते थे, वो महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन, यानी जहाँ पर कपास का उत्पादन किया जा सकता था वहाँ पर ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नियमयुक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। यानी जब हमारे जो सूती वस्त्र उद्योग खुले तो उसने बहुत सारे लोगों को जो है वो रोज़गार प्रदान किया। इतने सारे टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं कि किन किन को जो है उसने रोज़गार प्रदान किया। उसके बाद इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल, स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ी। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। और पहले सूती वस्त्र के कारण जो था हमारी पैकेजिंग टेक्निक थी उसका भी विकास हुआ, उसके भी उद्योग खुले। उसके बाद और जो हमारी इंजीनियरिंग उद्योग थे कि कैसे जो है नए तरीके से डिज़ाइन बनाई जाए, नई कैसे डिज़ाइन, नए कपड़े कैसे तैयार किए जाएँ, नई डिज़ाइन के कपड़े कैसे तैयार किए जाएँ, वो सब कुछ जो है वो डिसाइड होने लगा और इससे बहुत सारे उद्योगों का भी विकास हुआ। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, काशीदारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। यानी हमारे जो कताई का काम जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में होता है, लेकिन जो हमारी बुनाई है वो और जो डिजाइन है हमारी वो कहीं भी जो है हम करवा सकते हैं, वो अलग अलग जगहों पर जो है वो विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, यानी जहाँ पर हम कताई का उत्पादन करते हैं, जो सूत काटते हैं, वो हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का है, इतना खतरनाक वाला हम करते हैं। लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक उपयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। यानी जो बुनते हैं हम, जैसे कुछ भी कपड़े बुन रहे हैं, कपड़े भी बुनाई किए जाते हैं मशीनों द्वारा। जो मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं वो कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, बारीक होते हैं, लेकिन जो हाथों से बनाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, एक तरह से। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। यानी जो हाथ से बुनी खादी कुटीर, यानी एक टोपी होती है, वो एक तरह से जो बुनकर जो होते हैं उनके घरों में रोजगार देती है। अगर वो टोपी कोई नहीं खरीदेगा तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि महात्मा गांधी ने सूत काटने तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा था, इसलिए। उसके बाद आगे बढ़े तो भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। यानी भारत जो है, भारत से जापान में सूत जाता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं। सूती रेशों के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा सूती रेशों का उत्पादन करता है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। यानी जितना पूरे विश्व में बनता है उसका 1/4, यानी मान लो 100% बन रहा है, उसमें से 25% तो हम ही बना देते हैं और बाकी का पूरी वर्ल्ड मिल के बनाता है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम हैं। यानी हमारे पास इतने लोग हैं कि हम जो है उसका यूज़ कर सकें, जो भी हम सूत पैदा कर रहे हैं। लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण
इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं करती हैं। यानी जो हमारी बुनाई और कताई होती है उसके जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत ही जो अच्छा धागा होता है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। वो जो है थोड़े सस्ते धागे का और बेकार धागे का उपयोग उसमें करते हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और अत्यधिक आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयाँ ही हैं जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। यानी हमारे जो इस क्षेत्र है, हमारा जो बुनाई का और कताई का, उसमें इकाइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हैं, बटी हुई हैं। कोई भी जो है वो इतना बड़ा उद्योग नहीं है और इस वजह से जो है हम केवल अपनी ज़रूरतों को ही पूरा कर पाते हैं अगर हम बुनाई और कताई की बात करें। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है कि इसकी जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। यानी हमें जो है कपड़ा आयात करना पड़ता है, सूती कपड़ा, और सूती धागा हमें जो है वो निर्यात करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ बुनाई और कताई का जो काम है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके बाद यह भी लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, यथापि इसे आयात करने की। तो गाइस यहाँ पर जो है आपका मैप है जिसमें वस्त्र उद्योगों के बारे में जो है वो जानकारी दी गई है। इसको भी देख लेना एक बार अच्छे से क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में आपके में मैप में आ जाए। उसके बाद आवश्यकता महसूस की जाती है विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों से अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं के कम श्रमिक उत्पादन तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि है। यानी हमारे देश में जो है बुनाई और कताई के लिए इतना जो है अच्छी चीज़ें नहीं की गई हैं और इसके लिए जो है हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं कपड़े बने हुए और उसके बाद यहाँ पर सिले जाते हैं क्योंकि हमारे जो है वो विद्युत और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, हमारे पास इतनी मशीनें नहीं हैं और इसलिए हमें जो है मशीनों की आवश्यकता है ताकि हम बुनाई और कताई को अपने देश में कर सकें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पटसन उद्योग हमारा। तो भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे, यानी बहुत ज़्यादा थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी मेखला में स्थित है। यानी अधिकतर जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है हमारे उद्योग, पटसन उद्योग। उसके बाद हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण है। यानी हुगली नदी पर ही इतने ज़्यादा जो है पटसन उद्योग क्यों हैं? तो पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, यानी जो पटसन का उत्पादन होता है वो भी पास है। सत्ता जल परिवहन, यानी यहाँ पर जो है जल भी मिल जाता होगा जब नदी के पास है, तो सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल। कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना। कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल। पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना। यानी इनके पास सब कुछ चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग जो है वो बहुत ज़्यादा है। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। यानी जितनी भी चीज़ें एक उद्योग को खोलने के लिए चाहिए लगभग सारी जो हैं वो हुगली नदी के तट पर मौजूद हैं क्योंकि उसके पास शहर भी है जो कोलकाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है उनको सारे बैंकिंग, बीमा, उद्योग बीमा सब कुछ उसके पास उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इन राज्यों से जो है ये श्रमिक मंगा सकता है सस्ते। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हैं हुगली नदी के पास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से एक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यह भी पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पादन में विविधता भी आवश्यक है। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया है। यानी इन देशों में जो है सबसे ज़्यादा पटसन जो है वो निर्यात आयात की जाती है। उसके बाद बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादकों के लिए अवसर प्रदान किया है। यानी जब सरकार ने कहा कि भाई जूट के बैग का यूज़ करो, पॉलीथीन को छोड़ दो बिल्कुल, तो पॉलीथीन को यहाँ पर जो है छोड़ दिया गया और इस वजह से जूट की जो मांग है वो बढ़ी सरकार के कहने पर। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे चीनी उद्योग के बारे में। तो भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। यानी तो भारत में चीनी उत्पादन जो है वो दूसरे स्थान पर की जाती है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। यानी सबसे ज़्यादा गुड़ और खांडसारी जो है
वो हमारे देश में बनाई जाती है और चीनी किसी और देश में, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा भारत। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा धुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है, यानी जितनी चीनी ताज़े गन्ने से बनेगी उतनी जो है गन्ने के बासे होने के बाद नहीं बनती, क्योंकि पानी धीरे धीरे जो है वो सूखता जाता है, जो गन्ने का रस होता है। चीनी मिलें जो चीनी की मिल हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है, यानी सबसे ज़्यादा जो है वो चीनी उत्तर प्रदेश और बिहार में बनाई जाती है। यह उद्योग मौसमी है अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? यानी ये जो उद्योग हैं वो मौसमी क्यों हैं, यानी एक ही मौसम में जो है वो क्यों चलते हैं? इसका आंसर ये हो सकता है क्योंकि जो गन्ने हैं वो एक पूरे साल में उगते हैं, तो जब वो उग जाते हैं पूरी तरह से तो एक ही सीज़न में वो उगेंगे, तो उनको दो बार नहीं उगाया जा सकता, इसलिए एक ही बार जो है वो हमारा इनका उपयोग किया जाता है, इसलिए ये मौसमी उद्योग है हमारा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है, यानी गन्ने में जो है वो ज़्यादा रस इनके में होता है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है और ठंडी जलवायु होती है जिसकी वजह से रस जो है वो वाष्पीकृत नहीं होता। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियों भी सफल रही हैं। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं। इस उद्योग की अल्पकालिका होना, पुरानी व सक्षम तकनीक का इस्तेमाल, यानी अभी भी जो है कोलू का इस्तेमाल किया जाता है गन्ने से चीनी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए, जो कि एक पुरानी तकनीक है। परिवहन अक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे खनिज आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जो खनिज पर आधारित हैं। तो वह उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं, यानी जो हमारा ज़मीन से निकलते हैं, कोयला वायला उन सबका यूज़ करते हैं और कुछ नई चीज़ बनाते हैं, महंगी चीज़ बनाते हैं, उनको हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? जैसे हमारा हो गया लोहा एवं इस्पात उद्योग, टाटा हो गया, बहुत सारे उद्योग हैं आपके। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे लोहा तथा इस्पात उद्योग। तो लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, यानी बेसिक उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर है। यानी कोई भी उद्योग होगा उसमें मशीन होगी, जो मशीन होगी वो इन सब पर तो डिपेंड है, यानी इन उद्योगों पर जो है लोहा तथा इस्पात उद्योगों पर सारे उद्योग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तु के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। यानी हर चीज़ के लिए जो है हमें लोहे की आवश्यकता, इस्पात की आवश्यकता तो पड़ती ही है। उसके बाद इस्पात के उत्पादन तथा खपत के प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है, यानी जितना हम इस्पात का यूज़ कर रहे हैं और उत्पादन कर रहे हैं इससे भी जो है हमारे देश का विकास पता चलता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। यानी लोहा इस्पात को कहीं और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं और इससे बहुत भारी भारी इनके बंडल होते हैं, भारी भारी इनसे चीज़ें बनाई जाती हैं और इसलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता है। इस उद्योग के लिए लोहा अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है, यानी जो हमारा ये रेशो होना चाहिए तभी हमारा लोहा अयस्क जो है वो तैयार होगा। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा भी आवश्यकता होती है, यानी कुछ मात्रा भी जो है इसमें मिलाई जाती है मैग्नीज की। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? अब ये प्रश्न पूछा गया है कि जो हमारे इस्पात उद्योग है उनकी स्थापना हम कहाँ करें। यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। वर्ष 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। यह स्पंज लोह का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी हमारा देश स्पंज नामक लोहा एक वैरायटी है लोहे की, उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में यहाँ प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व के प्रति व्यक्ति औसत खपत 224.5 किलोग्राम
थी। यानी इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा देश जो है वो अभी विकसित होने की कगार पर चल रहा है, अभी विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे जो है वो इतनी खपत केवल होती है एक साल में एक व्यक्ति के द्वारा लोहे की। लेकिन अगर हम विश्व की तुलना करें तो उसमें जो है वो 224.5 किलोग्राम जो है वो लोहे की खपत होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमने अपना आज का टॉपिक पढ़ लिया है गाइस। इससे आगे जो है हम पढ़ेंगे इस्पात निर्माण प्रक्रिया, और इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गाइस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।